हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, टैली प्राइम में ग्रुप और लेजर बनाने के लिए सीखे थे उसमें। ठीक, आज हम लोग सीखने वाले हैं टैली के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड जिसके द्वारा टैली में कार्य किए जाते हैं, टैली में एंट्री वगैरह किए जाते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा वर्ड आता है उसको बोलते हैं बिजनेस। ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय या कारोबार। तो स्टूडेंट, बिजनेस होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, लाभ कमाने के दृष्टिकोण से किया गया कोई भी कार्य, मतलब कि ऐसा कार्य जिससे हमें लाभ की प्राप्ति हो, उसी को बिजनेस बोलते हैं। ठीक, लेकिन यह ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, यानी कि पहले से चली आ रही प्रथा है, परंपरागत प्रथा है कि लाभ कमाने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वो बिजनेस कहलाता है। लेकिन जब आधुनिक कॉन्सेप्ट आया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, तो इसमें बिजनेस का मतलब लाभ कमाना ही नहीं था, क्योंकि लाभ कमाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। कहीं से किसी से चोरी करके भी लाभ कमा सकते हैं, तो चूंकि ये बिजनेस में नहीं आएगा। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जब आया तो उसमें बिजनेस का मतलब क्या बताया गया कि लाभ कमाने के साथ साथ इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना, लोगों को रोजगार देना, समाज का विकसित करना, ये सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को बिजनेस कहलाता है। ठीक, चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा हो, मतलब कुल मिलाकर ऐसा कार्य जिससे हमको लाभ की प्राप्ति हो और हमारा समाज का भी ज्ञान बढ़े। ठीक, उसे बिजनेस कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है आपका प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर को बोलते हैं मालिक या स्वामी बोलते हैं। ठीक, अब प्रोप्राइटर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, यानी कि इसमें एक व्यक्ति भी हो सकते हैं या एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, जो कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, उसको चलाते हैं, और बिजनेस स्टार्ट होने के बाद जो भी लाभ होता है या हानि होता है उसका अधिकारी वो लोग स्वयं होते हैं। ठीक, चाहे बिजनेस में फ़ायदा होगा तो प्रॉफिट उनको मिलेगा, अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है, घाटा हो जाता है, तो उसके नुकसान उन्हीं लोगों को पूरा करना होगा। ठीक, तो उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं, मालिक बोलते हैं। ठीक, इसमें 3 प्रकार के होते हैं। यदि किसी बिजनेस को एक अकेले व्यक्ति स्टार्ट करते हैं, तैयार करते हैं, तो इस प्रकार की संस्था को सोल ट्रेड बोलते हैं, जिसको एकाकी व्यापार कहा जाता है, और प्रोप्राइटर को सोल्ड प्रोप्राइटर कहते हैं। ठीक, जैसे में हम एग्जाम्पल अगर देखें तो दुकानदार होता है जो दुकान चलाते हैं, इसमें एक ही प्रोप्राइटर रहते हैं, एक ही मालिक रहते हैं। इसके बाद हम लोग सेकेंड समझते हैं। यदि किसी बिजनेस को 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। कोई भी ऐसा व्यवसाय जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रोप्राइटर होते हैं, मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। अगर इस तरह से बिजनेस करते हैं तो इसमें अधिकतम 20 लोग पैसा लगा सकते हैं। यदि कंपनी बैंकिंग की हो तो 20 लोग लगा सकते हैं, और नॉर्मल कंपनी बना रहे हैं तो 10 लोग अधिक से अधिक पैसा लगा सकते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद से आते हैं तीसरे नंबर पे। यदि कोई व्यापारिक संस्था या कोई भी कंपनी इंडियन कंपनी एक्ट, जिसको बोलते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम के नियमों को पालन करते हुए खोली जाती है तो उसे कंपनी बोलते हैं। यानी कि जैसे हम लोगों का नियम कानून बना है, समाज में कैसे रहना है, क्या कार्य करना है, क्या कार्य गलत है, इसको नहीं करना है, इसके लिए संविधान बना है। सेम उसी तरीके से कंपनी का भी एक संविधान बना है। ठीक, कि कैसे कंपनी को चलाना है, कैसे एम्प्लॉइज़ को बोनस देना है, सैलरी देना है, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन किए गए हैं। ठीक, तो कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारिक संस्था अगर भारतीय कंपनी अधिनियम यानी कि इंडियन कंपनी एक्ट को पालन करते हुए खोली जाती है तो उसे कंपनी कहा जाता है। ठीक, और कंपनी में अधिकतम पैसा लगाने वाली व्यक्ति 100 हो सकते हैं। ठीक, कंपनी भी 2 प्रकार के होती है, एक आपकी कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी और दूसरा होता है पब्लिक कंपनी।
इसके बाद अगला हम लोगों का टॉपिक है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल को बोलते हैं मूलधन या पूंजी बोलते हैं, ठीक। मूलधन पूंजी होता क्या है कि वह सभी धनराशि या संपत्ति जिसे लाभ कमाने के दृष्टिकोण से बिजनेस में लगाया जाता है। यानी कि हम अपने बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो हम जो कोई भी संपत्ति लगाते हैं या पैसा लगाते हैं, जो भी हमारा पूंजी होता है उसी को बोलते हैं कैपिटल। यदि किसी बिजनेस में कोई व्यापारी है, 50,000 रुपये का वो सामान लगा रहे हैं और 25,000 रुपये वो कैश दे रहा है, मतलब पैसा लगा रहा है, तो उसका टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 75,000 रुपये हो जाएगा। अगर उसके बिजनेस में प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है, तो कैपिटल का वैल्यू बढ़ जाता है, और यदि बिजनेस में नुकसान होता है, घाटा होता है, तो कैपिटल का वैल्यू कम हो जाता है। अगले नंबर पे हमारा आता है एसेट्स, जिसको बोलते हैं संपत्ति। संपत्ति क्या होता है? तो वे सभी वस्तुएं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से व्यापार के संचालन में सहायक होती है, उसे एसेट्स बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। जैसे कोई भी ऐसी वस्तुएं जो अस्थायी, मतलब एक जगह फिक्स होकर व्यापार को संचालन कर रही है, हमारा बिजनेस चला रहे हैं। जैसे हम अपने बिजनेस के लिए फैन लेते हैं, काउंटर लेते हैं। काउंटर हमारा एक जगह फिक्स रहता है और उससे व्यापार हम चलाते हैं, तो ये एसेट में आ जाएगा, संपत्ति में आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से ज़मीन हो गया, मशीन हो गए, ये सारे के सारी चीज़ें संपत्ति कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है हम लोगों का गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल या सामान। अब माल क्या होता है? वे सभी वस्तुएं जिनसे कोई भी व्यापारी व्यापार करता है, मतलब कि वे सारी की सारी वस्तुएं जिसको बेच करके लाभ कमाते हैं या खरीद करके व्यापारी लाभ कमाने के लिए बेचता है या फिर उस वस्तु को बनाता है, तो उसको गुड्स कहा जाता है। इसके बाद आता है अगला हम लोगों का टॉपिक ड्राइंग। ड्राइंग को बोलते हैं आहरण। टैली प्राइम में ड्राइंग का मतलब क्या होता है? तो बिजनेस का प्रोपराइटर, मतलब कि बिजनेस का जो मालिक है, अपने पर्सनल यूज के लिए या अपने फैमिली के भरण पोषण के लिए जो कोई भी बिजनेस से कैश या गुड्स, मतलब कि पैसा या सामान निकालता है, तो उसको ड्राइंग कहते हैं, ठीक। यदि बिजनेस का जो प्रोपराइटर होता है अपने पर्सनल यूज के लिए या अपने फैमिली के लिए बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल करके घर ले जाता है, तो उसको ड्राइंग के अंदर मेंशन किया जाता है। अगला टॉपिक है हम लोगों का लायबिलिटी, जिसको बोलते हैं दायित्व। दायित्व क्या होता है? तो व्यापार यदि हम प्रारंभ कर रहे हैं, कभी सपोज करते हैं कि हमारे पास पैसा कम पड़ जाता है, तो किसी दूसरे संस्था से हम लोग कुछ धनराशि ले लेते हैं, कुछ पैसा उधार लेते हैं, तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं, यानी कि दायित्व बोलते हैं। क्योंकि जो भी पैसा हम लोग उधार लिए रहते हैं उस ऋण को चुकाना होता है, कभी ना कभी उसको हमको क्या करना होता है? पेमेंट करना होता है, देना होता है, ऋण को चुकाना होता है। तो वह हमारा दायित्व होता है कि उस ऋण को हम चुकाएं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को बोलते हैं सौदा। जब व्यापारी किसी वस्तु या व्यापारी से वस्तुओं का लेन देन करता है तो उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक। यानी कि कोई भी व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से वस्तुओं का लेन देन करता है, यानी कि वस्तुओं की परचेजिंग सेलिंग करता है, खरीदारी बिक्री करता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका कैश ट्रांजैक्शन होता है जिसको बोलते हैं नकद सौदा, मतलब कि जो भी आप वस्तु खरीदे उसके बदले तुरंत आपने कैश दे दिए। एक होता है ड्यू ट्रांजैक्शन। ड्यू ट्रांजैक्शन को बोलते हैं उधार सौदा, यानी कि ड्यू ट्रांजैक्शन में आप पैसा न देकर, कैश न देकर एक निश्चित डेट देते हैं कि इस डेट तक हम पैसा आपका पेमेंट कर देंगे, चुका देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है परचेज। परचेज का मतलब होता है खरीदारी। खरीदारी किसे कहते हैं? तो टैली प्राइम के अंतर वस्तुओं को खरीदना ही परचेज कहलाता है। आपका परचेजिंग भी हमारे दो प्रकार के होता है। एक होता है कैश परचेज जिसको नकद खरीदारी कहते हैं, और दूसरा होता है ड्यू परचेज जिसको उधार खरीदारी कहा जाता है।
नगद खरीदारी में हमको तुरंत कैश मिल जाता है, जबकि उधार खरीदारी में हमको कैश के बदले कोई निश्चित डेट दिया जाता है कि इस डेट तक या इससे पहले हम आपका पैसा पेमेंट कर देंगे। इसके बाद आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? खरीदा हुआ वापस करना। जो भी गुड्स हम लोग खरीदते हैं, जो भी माल खरीदते हैं, वस्तु खरीदते हैं, यदि उसमें से कुछ गुड्स, कुछ सामान हम विक्रेता को वापस कर रहे हैं तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, बिना कारण के कोई रिटर्न करेगा नहीं। तो कारण क्या क्या हो सकते हैं? या तो जो भी हम गुड्स ले रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, वो खराब हो सकता है, या जितना हमने ऑर्डर किया उससे अधिक आ जाए फिर भी हम वापस कर सकते हैं, या फिर जिस गुड्स को हम ऑर्डर किए हैं, जैसा ऑर्डर किए हैं वो ऑर्डर के अनुरूप न हो। मतलब कि जैसे हमने कलर में ऑर्डर किया, डिसकलर आ गए या किसी दूसरे कलर में आ गया, तो भी हम उस गुड्स को क्या कर सकते हैं? वापस कर सकते हैं। उसी को परचेज रिटर्न कहा जाता है। इसके बाद से नेक्स्ट आता है सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। टैली प्राइम में वस्तुओं को बेचना ही सेल कहलाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, कैश सेल जिसको नकद बिक्री बोलते हैं, और ड्यू सेल जिसको उधार बिक्री बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होता है? तो विक्रय किया हुआ वापस करना, यानी कि जो भी हम बेचे हैं यदि हम उसको वापस ले रहे हैं तो उसको सेल रिटर्न बोलते हैं। जैसे बिक्री किए गए गुड्स में से कुछ गुड्स कस्टमर द्वारा वापस किए जा रहे हैं तो उसे सेल रिटर्न कहते हैं। यानी कि जो भी हम वस्तुओं को बेच दिए हैं, अगेन कस्टमर क्या कर रहा है? उसको वापस कर रहा है, तो वो हम सेल रिटर्न के अंदर उसको मेंशन करेंगे। इसके बाद आता है बाउचर। बाउचर का मतलब होता है खर्च का पत्र। जो भी हम वस्तुओं के लेन देन करते हैं, सेल परचेजिंग करते हैं, यानी कि खरीदारी बिक्री करते हैं, उसको प्रमाणित करने के लिए, मतलब आगे लंबे समय तक रखने के लिए हम जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसी डॉक्यूमेंट को बाउचर कहा जाता है। जैसे कभी हमारे माइंड से वो उतर गया तो उस जो भी हम रजिस्टर पे मेंटेन किए रहते हैं लेन देन को, उसको देख करके हम याद कर सकते हैं कि किस व्यक्ति से कितना रुपए लेना है या किस व्यक्ति को कितने रुपए देने हैं। तो जो भी लेन देन लिखा जाता है एक नियमबद्ध ढंग से, उसको बाउचर कहा जाता है। जो बाउचर खाता डेबिट पक्ष में लिखा जाता है उसको डेबिट बाउचर, और जो बाउचर का खाता क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है उसको क्रेडिट बाउचर कहा जाता है। बाउचर के बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? जिसको छूट बोला जाता है। जब कोई व्यापारी ग्राहक से किसी वस्तु का पूरा मूल्य न लेकर एक भाग छोड़ देता है तो मूल्य के इस प्रकार के जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसी को डिस्काउंट कहा जाता है। यानी कि कोई भी व्यापारी वस्तु से किसी वस्तु का पूरा मूल्य न लेकर कुछ हिस्सा छोड़ देता है, तो जो भी हिस्सा छोड़ दिया वो आपका डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट आपके 3 टाइप के होते हैं। पहले नंबर पे आपका ट्रेड डिस्काउंट आता है, दूसरे नंबर पे कैश डिस्काउंट आता है, और तीसरे नंबर पे स्पेशल डिस्काउंट आता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जिसको व्यापारिक छूट कहा जाता है। यह एक प्रकार की परंपरागत, मतलब कि पहले से चली आ रही छूट होती है, जो कि व्यापार प्रथा के अनुसार माल बेचते समय स्वतः ही काट लिया जाता है। यानी कि आपको उसमें डिस्काउंट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो भी सेलर होता है, वो दुकानदार होता है, वो ऑटोमेटिक आपको डिस्काउंट दे देता है। जैसे हम लोग देखते हैं मॉल वगैरह में जाते हैं तो हमको उसमें मिल जाता है 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, बाई 1 गेट 1 फ्री। तो ये सारे के सारे ट्रेड डिस्काउंट के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है कैश डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं नकद छूट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? तो यह छूट उन ग्राहकों को दी जाती है जो माल के मूल्य का भुगतान एक निश्चित तारीख को या उससे पहले कर देते हैं, उसको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। कैश डिस्काउंट देने का सीधा सीधा तात्पर्य यह होता है कि जो भी हमारा पैसा है, जो भी हमारा मूल्य है, उसको शीघ्र कस्टमर क्या करे? भुगतान कर दे। इसके बाद से आता है हम लोगों का स्पेशल डिस्काउंट, जिसको विशेष छूट बोलते हैं। कुछ व्यापारी क्या करते हैं? अपने अस्थायी ग्राहकों को यह डिस्काउंट देते हैं। यह डिस्काउंट सबको नहीं मिलता है। जो व्यापारी होते हैं अपने अस्थायी ग्राहकों को दे सकते हैं, जैसे उनके कोई दोस्त हो गए, मित्र हो गए, रिलेशन के लोग हो गए, इन सबको
स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है। यह देने का तात्पर्य होता है कि जो भी हमारे कस्टमर हैं हमारे यहाँ ही अस्थायी बने रहें। इसके बाद आता है कमीशन। कमीशन को बोलते हैं प्रतिफल। कमीशन क्या होता है? अनेक व्यापारी अपने माल के बिक्री को बढ़ाने के लिए एजेंट रखते हैं, जिसको मध्यस्थ बोला जाता है, ताकि एजेंट प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के पास पहुंचाते हैं, तो लोग उसको परचेज करते हैं। ठीक, और एजेंट की सेवाओं का प्रयोग करते हैं तथा उनके सेवाओं के बदले में जो कुछ भी धनराशि उनको एजेंट को मिलता है, मध्यस्थ को मिलता है, उसे ही कमीशन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है सामान या भंडार। व्यापारी के पास किसी भी फाइनेंशियल ईयर का हिंदी होता है वित्तीय वर्ष। फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो सामान बच जाता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? तो आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में हम लोग बताए थे कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है। ठीक, यानी कि जो भी हमारे कंपनी में वस्तु 31 मार्च को अगर बच जाता है तो उसको क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है, और अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल को वो क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। इसके बाद आता है डेबिटर। डेबिटर का मतलब होता है ऋण। यह क्या होता है? यह किसी व्यापारी से उधार माल खरीदता है या नगद धनराशि उधार लेता है, तो उस व्यापारी का व्यवसाय जो होता है डेबिटर कहलाएगा। मतलब यदि हम किसी व्यक्ति को कुछ माल उधार बेचते हैं तो जो लेने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? डेबिटर कहलाता है। इसके बाद आता है क्रेडिटर, जिसको लेनदार बोलते हैं। क्रेडिटर क्या होता है? यदि किसी व्यापारी ने किसी संस्था या कंपनी से उधार माल खरीदा है या नगद धनराशि उधार ली है तो वह संस्था जो है, कंपनी जो है, क्रेडिटर कहलाएगी। क्योंकि क्रेडिटर इसलिए कहलाएगी कि जो भी व्यापारी है वो खरीद रहा है कंपनी से, यानी कि कंपनी व्यापारी को दी है उधार, तो उसके बाद से क्या करेगी? कंपनी व्यापारी से धनराशि को लेगी, इसलिए कंपनी क्या कहलाएगी? क्रेडिटर कहलाएगी। अगला है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट का मतलब होता है डूबा हुआ पैसा। वे सभी धनराशि जो किसी कारणवश वसूली नहीं हो पाती है तो उसको बैड डेब्ट्स के अंदर लिख दिया जाता है। जैसे किसी को कंपनी से कुछ पैसा दे दिए और वो व्यक्ति लेकर चला गया,